अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल गोल्डन ट्रेजर। अभनेदी नाम के गांव में विलासराव नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन विलासराव हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ दारू पीते हुए, अरे आज भी मैं फ्रस्ट्रेशन से दारू पी रहा हूँ, मजे लेने के लिए नहीं। अरे हवाई जहाज उड़ाना था मेरा बाप को, लेकिन ये खटारा जेसीबी क्यों चलाता है? हमारे परदादा राजस्थान के महाराजे थे, लेकिन हमको तो कम से कम दासी बनने का भी मौका नहीं मिला। क्या बदनसीब है यार, कहकर बॉटल को उठाया। एक दिन विलासराव के पिताजी श्यामल राव, देखो बेटा, मैं अब ज्यादा दिन और नहीं जीऊंगा। मेरे कितने कहने के बाद भी तुम इस जेसीबी को कैसे चलाते हैं भी नहीं सीखा। मैं मर गया तो तुमको ये बीर तो छोड़ो, बिस्लरी पानी तक भी नहीं खरीद पाओगे। हमारे परदादा घी पिया है कहकर उनका मुंह का सूंघना गलत बात है ना बेटा। कम से कम अब तो सब कुछ छोड़कर जेसीबी चलाना सीखो, वही हमारा जीवन का आधार है बेटा। बस कीजिए पिताजी, ऐसे बोल रहे हो जैसे हेलीकॉप्टर चलाना सीखो। जेसीबी ही है ना, 5 मिनट में सीख लूंगा। मेरा पूरा परेशानी सब हमारा पूर्वजों का संपत्ति का क्या हो गया होगा, कहाँ छुपा के रखे होंगे? आपके पास कोई क्लू है तो बताइए पिताजी। आप जरा अच्छे से सोचकर बताइए पिताजी, अच्छे से याद कीजिए, कहीं ना कहीं तो रखे होंगे। देखिए मुझे फिर से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया, मैं बाहर जाके बीर पी के आता हूँ, तब तक आप अच्छे से सोचते रहना संपत्ति के बारे में, कहकर चला गया। तब श्यामल राव सर पकड़कर बैठ गया। थोड़े दिनों के बाद श्यामल राव का सेहत खराब होकर बिस्तर पकड़ लिया। तब श्यामल राव विलासराव को बुलाकर, मैं कब से बोल रहा था ना बेटा, मैं किसी न किसी दिन बिस्तर पकड़ लूंगा। तुम्हारे कहने के बाद हमारे पूर्वजों के बारे में मुझे एक बात याद आया। मेरे पिताजी मरने से पहले मुझे एक काली कागज दिया। ये क्या है पूछा तो उनको मालूम नहीं है। उनको वो कागज उनके पिताजी ने दिया है कहकर मुझे बोला, मेरे धर्म के अनुसार मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम खुद देख लो, कहकर एक काली कागज दिया। तब विलासराव उस कागज को इधर उधर पलट कर देखा। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है ना पिताजी, इससे मैं क्या करूं? संभाल कर रखो बेटा, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को देना, ठीक है? थोड़े दिन के बाद श्यामल राव का देहांत हो गया। उसकी वजह से विलासराव के पास खाने और पीने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन विलासराव जेसीबी के पास खड़े होकर, अब इस जेसीबी चलाने के सिवा और कुछ चारा नहीं है, इस बकवास कागज के ऊपर भरोसा किया तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। वैसे विलासराव एक साइट में पत्थर निकालने का काम करने के लिए मंजूर हो गया था। ये विलासराव, ये बड़े बड़े पत्थर को शाम होने से पहले निकालना है, समझा? वो तो बहुत आसान काम है, दोपहर तक खत्म कर दूंगा, कहकर जेसीबी को स्टार्ट करके गेयर रॉड को इधर उधर घुमाया। जेसीबी का आर्म उठ गया और वो एजेंट को उठा लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम, नीचे उतारो जल्दी। फिर विलासराव डर के दूसरे गियर को घुमाया। फिर वो जेसीबी का आर्म उसको हवा में घुमाते रहा। ऐसे जाते जाते वो एक पेड़ के ऊपर गिर गया। अरे वो दरिंदर कहीं के, पत्थर को उठाने के लिए कहा तो मुझे उठाया। आ रहा हूं, रुको, मैं आया, आज तू मेरे हाथ में मर गया सोचो, कहकर चिल्लाया। तब विलासराव डर के मारे जेसीबी को लेकर भाग गया। अगले दिन विलासराव जेसीबी के साथ एक नया घर के पास गया। उस घर का एजेंट मिस्टर रतन, इस घर को मैंने रशियन आर्किटेक्ट से बनवाया हूँ, ये मेरा मेहनत का कमाई है। इधर मैं एक अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तुम अगर 7 फीट तक खोदोगे तो बाकी का काम मैं देख लूंगा, काम संभाल कर करना, घर में मिट्टी नहीं आना चाहिए। तब विलासराव जेसीबी को स्टार्ट करके गियर को बदला। फिर वो जेसीबी संतुलन खोकर तेजी से चलने लगी। तब विलासराव डर के मारे सारे बटन को दबाया। तब जेसीबी और तेजी से उनके घर की तरफ जाने लगी। वो देखकर एजेंट, अरे रुको, मेरे घर की तरफ क्यों जा रहे हो, अरे रुको, कहकर चिल्लाया। वो जेसीबी घर की तरफ जाकर दीवार को बड़ा सा छेद लगाकर घर के अंदर घुस गई। रतन दिल पर हाथ रखकर गिर गया। उस रात विलासराव सर पर पट्टी बांधकर घर पर बैठ गया और वो सफेद कागज को भी पकड़ा हुआ था। पिताजी का बात नहीं सुनने से कितना नुकसान होता है अभी पता चला। मेरे कारण रतन कितना पेड़े में पड़ गया। छी, दरिंदर की जिंदगी। तभी जोर से बारिश शुरू हुआ। छत में से एक बारिश का बूंद उस कागज पर गिरा। तभी वो कागज में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर विलासराव आश्चर्य हो गया।
वो जल्दी से बाहर आया और उस कागज को बारिश में भीगने दिया। तभी उस कागज में उसको एक नक्शा दिखाई दिया और उस अंडरग्राउंड में कुछ खजाने के बारे में भी था। अगले दिन विलासराव जेसीबी को लेकर मैप के हिसाब से जा रहा था। उस रास्ते के अंत तक गया और उस निधि के जगह पर पहुंच गया। फिर जेसीबी से उतरकर विलासराव, यही वो निधि का जगह है, पर इसमें तो टनल बनाना पड़ेगा और मुझे जेसीबी चलाना नहीं आता है। हे भगवान, अब आपको ही मुझे सिखाना होगा, कहकर भगवान को नमस्कार किया। तब अजीब तरीके से जेसीबी को चलाना शुरू किया और 4 दिन लगातार मेहनत करके टनल बनाया। उसके बाद विलासराव उस टनल में फिसलते हुए नीचे गिरने लगा। ऐसे फिसलते फिसलते एक अंडरग्राउंड में जाकर पहुंच गया। और वहां चारों ओर ढेर सारा सोना दिखाई दिया। सोने के चमक से विलासराव को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तब विलासराव खुशी के मारे सोने में छलांग मार के बहुत देर तक सोने का आनंद लिया। बाद में विलासराव उस देश का अमीर आदमी बन गया। बड़े बड़े घर बनाया, ढेर सारे गाड़ियों को भी खरीदा। महाराजा जैसे सब लोगों को दान भी करना शुरू किया और उसकी वजह से जो रतन का नुकसान हुआ वो भी ढेर सारे पैसे देकर भर दिया। मैजिकल दिवाली रॉकेट पटाखा। अलकापुरी नाम के गांव में बिमल राय नाम का एक धनवान रहता था। वो साहूकारी का काम करते हुए लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उनको बहुत परेशान करता था। उसके बेटे टिंकू को भी बहुत घमंड था। वो स्कूल में दूसरे बच्चों को तंग करता रहता था और उन्हें सताता रहता था। उस गांव में नायक नाम का एक व्यक्ति रिक्शा चलाते हुए जीवन बसर कर रहा था। उसका बेटा मुन्ना स्कूल में पढ़ता था। एक बार दिवाली आई। त्योहार से 4 दिन पहले ही बच्चे पटाखे चलाने लगे। ये देखकर मुन्ना को भी पटाखे जलाने की इच्छा होने लगी। घर पर पिताजी से मुन्ना, बापू दिवाली आ रही है ना, मुझे पटाखे ले दो ना बापू। मेरे दोस्तों ने तो खरीदना और जलाना भी शुरू कर दिया, मुझे जल्दी खरीद कर दो ना बापू। मुन्ना बेटे, वे सब धनवान के बच्चे हैं, पर हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है बेटा। तुम बुरा ना मानना बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए ही दे पाऊंगा। उससे तुम जो पटाखा खरीदना चाहो वो तुम्हारी मर्जी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता बेटा, कहकर 50 रुपए दिए। फिर मुन्ना पटाखे की दुकान पर जाकर दाम पूछने लगा। क्यों रे, दाम तो तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसी सारी दुकान खरीदने वाले हो। अंकल जी, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। मैं देख रहा हूँ कि इस 50 रुपए में क्या खरीद सकता हूँ। 50 रुपए जेब में रखकर इतना नाटक कर रहे हो। ये लो, इतने पैसे में तो सिर्फ एक रॉकेट आएगा, इसे जलाकर ऐश करो, जाओ, कहकर रॉकेट दिया। वाह, ये रॉकेट कितना बढ़िया है, इसे दिवाली के दिन जलाऊंगा। तब तक इसे संभाल कर रखूंगा, तब तक दूसरे जो पटाखे जला रहे हैं उसमें कोई बिना जले रह गया तो उन्हें जलाऊंगा। ऐसा सोचा। यूं वो रॉकेट को हाथ में लिए गलियों में बिना जले पटाखे ढूंढने लगा। रात को रॉकेट को साथ रखकर सोया। अगले दिन स्कूल में भी दोस्तों को दिखाने के लिए वो रॉकेट ले गया और उसकी बढ़ाई करने लगा। ये देखकर टिंकू ने वो रॉकेट छीन लिया। टिंकू, टिंकू प्लीज, वो मेरा रॉकेट है, प्लीज। कल तुम मेरे घर के बाहर पटाखे जो नहीं जले वो तुम ले गए थे ना, उसके बदले ये रॉकेट ले रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर के सामने मैंने ढूंढा जरूर था पर मुझे कुछ नहीं मिला। प्लीज मेरा रॉकेट मुझे दे दो, मेरे पास एक ही रॉकेट है। ए, जिस चीज पर टिंकू की नजर पड़े तो वो टिंकू की होकर रह जाती है, हटो, कहकर रॉकेट को जलाया। बस रॉकेट हवा में उड़ गई। मेरा रॉकेट, कहकर रोने लगा। अच्छा हुआ मुझसे पंगा लेते हो, कहकर हंसने लगा। स्कूल से रोते हुए लौट रहे मुन्ना का सामना एक स्वामी जी से हुआ। क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? तब मुन्ना ने स्वामी जी को जो हुआ सब बताया। चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई रॉकेट देता हूं, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा, उसके ऊपर बैठकर तुम सैर भी कर सकते हो, कहकर हाथ घुमाया। बस
वहां एक बड़ा जादुई रॉकेट प्रकट हुआ। उस रॉकेट के चारों ओर बॉम्ब भी लगे हुए थे। बत्ती की जगह एक 1000 वाला लड़ी लगा था। मुन्ना ने स्वामी जी को प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बाद में मुन्ना के उसके ऊपर बैठते ही रॉकेट हवा में उठी। वो यूं गांव के ऊपर से उड़ रही थी तो लोग हैरान होकर देखने लगे। मुन्ना रॉकेट से अपने घर के बाहर उतरा। जो कुछ हुआ अपने माँ बाप को बताया। बाद में उसने पटाखों की फरमाइश की तो उसे रॉकेट ने बहुत सारे पटाखे दिए। मुन्ना खुश होकर जलाने लगा। तभी टिंकू और बिमल राय वहां पहुंचे। ए मुन्ना, चुपचाप वो रॉकेट टिंकू को दे दो, उसे वो चाहिए। मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। चाहो तो जो वो सारे पटाखे हैं वो ले लो। ए नायक, जो तुमने मुझसे उधार लिया था उसके बदले में मैं ये घर ले लूं? बोलो। समझाओ अपने बेटे को, चुपचाप रॉकेट दे दे, नहीं तो लात मार कर ले जाऊंगा। तब गुस्से में मुन्ना, क्यों रे घमंडी कमीने, पैसों के घमंड में आकर लोगों को सताते हो, छोटे लड़के को मारने की धमकी देते हो। ठहरो, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। कहकर रॉकेट से लगे 1000 वाली लड़ी को जलाया। बस वो रॉकेट जोर से जाकर बिमल राय के पिछवाड़े में लगा। यूं उसे उठाकर हवा में ले गई। वो रॉकेट तेजी से जा रही थी। आए रे बाप रे, बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। वो रॉकेट अपनी मर्जी से जाने लगी। ये देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। फिर रॉकेट से जुड़े हुए बॉम्ब फटे और बिमल राय सीधा नीचे पानी में जा गिरा। वो जलकर काला हो गया और पानी के बाहर लंगड़ाता हुआ आया। रॉकेट फिर से मुन्ना के पास लौट गया।